हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डॉक्टर अमित IAS एकेडमी पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक करेंगे, बेसिकली फॉर किसके लिए, आपके GPSC मेंस के लिए। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या रहेगा, वन टॉपिक पर पेज होगा। मतलब एक पेज में कंप्लीट टॉपिक हम करने वाले हैं। मतलब एक जो टॉपिक हम देखेंगे उसका 360 पूरा आपको मिलेगा एक ही पेज के अंदर। तो आपका कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रहेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा आपका जो अभी 2022 में अमेंड हुआ, द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, मियावाकी टेक्निक हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वेटलैंड्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स, ठीक है, कैसे बनते हैं और बफर रूलिंग क्या है। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता हो गया आपका, पॉल्यूशन हो गया, ई वेस्ट हो गया आपका, ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर। इन सब की हम बातें करेंगे। बेसिकली ये 8-10 है, ठीक है। तो इन्हीं की हम बात करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन होता क्या है कि भाई जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व करना, उनकी साइंटिफिक प्रोटेक्शन करना। कौन सी प्रोटेक्शन करना, ये जो मैं वर्ड्स हाईलाइट करूं वो आपके पेपर में जरूर होने चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द साइंटिफिक प्रोटेक्शन। कौन सा साइंटिफिक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड सुटेबल मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब साइंटिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो ये तीनों वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए, तो आपको यहां से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, बीच बीच में हम कीवर्ड्स की बात करेंगे जो आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देते हैं। जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में एक इंप्रेशन अच्छा जाए, उसकी भी बात करेंगे कि कीवर्ड्स आंसर में लिखो तो कीवर्ड्स क्या क्या आने चाहिए। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ये होना चाहिए। अब इसी चीज को हम किससे लिंक कर देते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 48A कहता है कि आपका फॉरेस्ट की आपको क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। इसी के बाद आर्टिकल आपका 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी जी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो क्या करती है आपकी, वो कहती है कि सर आपको फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, है ना। तो अब ये दो लिंक हो गए, एक डेफिनेशन हो गई हमारी और दूसरा इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा, ठीक है। अब फॉरेस्ट को हमें कंजर्व क्यों करना है, उन चीजों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। उन चीजों पे चलने से पहले एक बार जो फॉरेस्ट एक्ट आया हमारा, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहां से शुरू हुई उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो है आपका 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद 72 के बाद 80 में चले जाओ, 72 के बाद 80 में चले जाओ, जहां पे क्या आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, ठीक है। पुराना एक्ट कौन सा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा ही डायग्राम आप बना भी सकते हो पेपर में, थोड़ा सा इंप्रेसिव रहता है, ठीक है। क्या दिखा रहे हो आप, जर्नी दिखा रहे हो कि आज के दिन और जब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट से और आज के दिन क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस आपको पता है। तो इसका मतलब एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि आप उस टॉपिक से वेल अवेयर हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बाद फॉरेस्ट पॉलिसी बनेगी, फॉरेस्ट पॉलिसी के बनने के बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनेगा, है ना। फॉरेस्ट पॉलिसी बन गई, ठीक है, कि ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब उस फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन बनी कि फॉरेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, उसकी गाइडलाइंस तैयार की। अब आ गया आपका क्या, फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन आ गई, लेकिन अब आएगा आपका दूसरा एक्ट, कौन सा, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट किसके लिए है, 2006 वाला, जो फॉरेस्ट डेवलपर हैं उनके लिए है। फॉरेस्ट में जो जनजाति जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके लिए एक्ट आया, उनके अधिकारों के लिए ये एक्ट आया। उसके बाद आता है कौन सा, ग्रीन इंडिया मिशन, 2006 में ये एक्ट आया। उसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन, कि इंडिया को ग्रीन बनाने का मिशन आया। उसके बाद क्या है, 2008 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान आया।
आया। उसके बाद 2008 के बाद 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी आया, है ना, एनजीटी क्वासी जुडिशियल बॉडी। उसके बाद आपका 2016 में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट आया कि हर किसी को क्या करना है, अगर फॉरेस्ट काट रहे हो तो उसके लिए फंड देना है, कंपनसेटरी फंड भी आया, है ना। तो ये एक जर्नी रही। उसके बाद इसको थोड़ा सा अमेंड किया गया, उस अमेंडमेंट को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये है आपका। इसके बाद यहां पे बात कर लेते हैं हम, थोड़ी सी यहां पे बात करते हैं चीजों की। देखिए क्या है कि इंडिया मस्ट क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक कितना, 2.5 to 3 बिलियन टन, ठीक है, इक्विवेलेंट किसके, CO2 के। कब तक, 2030 तक, कि 2030 तक इंडिया को 2.5 to 3 बिलियन टन है वो CO2 कम करनी है। अब ये क्यों करनी है, क्योंकि इंडिया ने खुद को ही क्या कहा है, खुद को ही आगे बढ़ के चैलेंज दिया है कि मुझे ये करना है। और ये किसके लिए, जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किसके लिए है, हम SDG को जो पूरा करते हैं, ठीक है, SDG को जो पूरा करने के लिए जो हम वादे करते हैं, अपनी तरफ से हमने क्या कहा है कि हम 3 बिलियन टन है, 2.5 to 3 बिलियन टन जो CO2 है वो कम करेंगे एडिशनली, जो हमारा टारगेट है उसके अलावा, ठीक है। और वो कैसे होगा, फॉरेस्ट के थ्रू होगा। अब फॉरेस्ट क्या क्या काम करता है, फॉरेस्ट क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, कंजर्वेशन करता है बायोडाइवर्सिटी का, वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करते हैं और बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए, है ना, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। उसके अलावा इको सेंसिटिव जोन्स हो गए, ये सब कुछ। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट का कैसे किया जाएगा। अब देखो, इकोसिस्टम सर्विस बेस्ड अप्रोच, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि इकोसिस्टम सर्विस बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। इसको किसके साथ अलाइन किया गया है, नेशनल वर्किंग प्लान कोड के साथ अलाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन भी आया है, कम्युनिटी बेस्ड रेजिलियंस स्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोरेशन के लिए हम वही अभी हम बात कर रहे थे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, मतलब हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन भी कर रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन किसके अंदर है, अंडर द कैंपा मिशन, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और है, कौन सा, ग्रीन इंडिया मिशन। इसके अलावा नगर वन योजना है, इसके अलावा मियावाकी टेक्निक है, इसके अलावा क्या है आपका एक पेड़ मां के नाम, है ना, एक योजना ये भी तो है, एक पेड़ मां के नाम। उससे भी तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा गांव मिलकर अगर एक ही एक पेड़ लगाता है तो वो भी फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी मियावाकी टेक्निक पूरा आगे पढ़ेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसको, मियावाकी कंप्लीट आएगा, अभी मैंने कंटेंट में दिखाया था आपको, तो आगे डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कम्युनिटी एंगेजमेंट की, कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी कि जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनकी एंगेजमेंट की बात की है। जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे राइट दिए गए हैं, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो आपके कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं उनके राइट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। उनको एम्पावर किया, एम्पावर लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की गई। ये भी फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे और गवर्नमेंट भी क्या लेके आएगी, कुछ इनिशिएटिव लेके आएगी। इसके अलावा ग्राम सभा इनेबल्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। लोकल लेवल पे आपका ग्राम सभा को भी क्या दिया गया, अथॉरिटीज दी गई हैं। लॉ और गवर्नेंस की बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 का, इसका नाम क्या है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। इसका नाम क्या रखा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम अभी 2023 में जो अमेंडमेंट करके क्या रख दिया गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम रख दिया गया, ठीक है। एनजीटी हमारा ऑलरेडी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है इस चीज के लिए,
ठीक है। ई गवर्नेंस दैट इज ओवरसाइट, ई ग्रीन वॉच डिजिटल मॉनिटरिंग अगेंस्ट इलीगल लॉगिंग, कि भाई इलीगल लॉगिंग। अब क्या हो रहा है कि मान लो हमने फॉरेस्ट के लिए हमारे पास कोई फंड आया, उस फंड को हमने किसी और जगह यूज कर लिया, फॉरेस्ट में ना यूज करके, तो इसके लिए क्या होगा, ई ग्रीन वॉच होगा। ई ग्रीन वॉच क्या करेगा कि भाई आपने उस एरिया में, जिस एरिया में आपने बोला है, वो सैटेलाइट से इमेज चेक करेगा कि वहां पे फॉरेस्ट लगाए भी हैं या नहीं, कुछ किया भी है या नहीं किया गया, दैट इज। ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन क्या आ रहा है आपका फॉरेस्ट के लिए, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, कुमिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो है आपका। ठीक है। बोन चैलेंज हो गया, REDD प्लस क्लाइमेट फंडिंग, ये UNFCCC आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा चीजें यही करता है, सबसे ज्यादा चीजें इसी के अंडर हैं, UNFCCC के अंडर, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनग्रूव्स, अब देखो कुछ डेटा मैं बोलूंगा कि यहां पे आपको डालना है, और वो कहां से डालना है, वो डेटा आपको जो अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 लास्ट आई थी हमारी 2023 के अंदर। ठीक है। कब आई थी हमारी, 2023 के अंदर लास्ट आई थी। उस इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो आपकी जो रिपोर्ट है ना, आप उसको एक बार गो थ्रू हो ना, उसमें से आपको देख लेना ट्री कवर कितना बड़ा है। जैसे 40% ट्री कवर बड़ा है, लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी क्या है, मैनग्रूव है। मैनग्रूव में डिक्लाइन हुआ है, मैनग्रूव में 7 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 7-7.5 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग डिक्लाइन हुआ है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो डेटा भी आप इसमें डाल सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है। मैनग्रूव इंपॉर्टेंस और थ्रेट की बात कर लेते हैं कि मैनग्रूव की इंपॉर्टेंस क्या है और थ्रेट क्या है। तो मैनग्रूव आपको पता है कहां ग्रो करते हैं। मैनग्रूव जो आपका दलदल वाला एरिया है, जो आपका मार्सी एरिया, मार्सी लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं आपके मैनग्रूव। ठीक है। मैनग्रूव की खासियत क्या है कि ये जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है, इनकी रूट्स जियोट्रोपिज्म शो नहीं करती, इनकी रूट्स क्या करती है, बेसिकली फोटोट्रोपिज्म शो करती है, और ये रूट्स बाहर निकल जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोपोर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये रूट्स बाहर क्यों निकलती हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती है, तो उसके लिए ये बाहर निकल जाती हैं। ये जनरली इन प्लांट्स को विविपेरस प्लांट बोला जाता है, विविपेरस प्लांट। ठीक है। ऐसे प्लांट जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं मतलब इनके जब ये फ्रूट लगता है इनके ऊपर, तो उसी के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, आपके सीड ग्रो कर जाते हैं, है ना, जर्मिनेट कर जाते हैं सीड। तो उसी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मैनग्रूव। जर्नली इंडिया में कहां पे है, आपके जैसे सुंदरबन हो गया, आपका कच्छ वाला जो रीजन है, मतलब वहां पे। ठीक है। और कोस्टल एरियाज में बहुत सारी जगह हैं। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, मैनग्रूव आर हेलोफाइटिक, हेलोफाइटिक इंटरटाइडल इकोसिस्टम, हेलो फाइटिक साल्ट लविंग, साल्ट लविंग इंटरटाइडल, टाइडल का जो टाइड का जो जोन है वहां पाया जाने वाला इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्यों बोला इसको, ये देखो बहुत डीप डेफिनेशन है इसकी। इकोसिस्टम क्यों बोला, क्योंकि ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम अपने अंदर बनाए रखते हैं, मतलब स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को सपोर्ट करते हैं, है ना। वहां बहुत सारी जो इनके रूट्स के आसपास या इनके ऊपर भी आप देखोगे बहुत सारे बर्ड्स फीड करते हैं, रूट के आसपास फिशेस मिलती हैं। तो एक खुद में एक ये इकोसिस्टम है जो मैनग्रूव है। ठीक है। इनके ऊपर क्या होते हैं, देखो अभी मैंने बताया था न्यूमेटोपोर्स होते हैं इनके ऊपर, इनकी जो रूट्स हैं उनके ऊपर न्यूमेटोफोर्स, उन रूट्स को क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ठीक है। ये क्या है, बायोशील्ड्स अगेंस्ट साइक्लोन्स। बायोशील्ड अगेंस्ट साइक्लोन का मतलब जब साइक्लोन समुद्र से उठ के चलता है, अगर कोस्ट पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोस्टल एरिया है, कोस्ट के ऊपर कुछ नहीं मिला, तो वो जो साइक्लोन है वो सीधा आपके कहां घुसेगा, शहर में, जो गांव है,
कोस्ट के आसपास, उन सब में घुसेगा और तबाही करेगा जबरदस्त। अगर वहां पे क्या है, एक एरिया है, ऐसा एरिया है जहां मैनग्रूव्स हैं, मैनग्रूव का बहुत बड़ा एरिया है, तो यहां पे अगर साइक्लोन आके टकराता है तो साइक्लोन की स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, जो नुकसान है वो बहुत कम हो जाएगा। और हो सकता है कि जो साइक्लोन आ रहा है ना, वो खत्म भी हो जाए। अगर बहुत धीरे स्पीड का साइक्लोन है, ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, तो वो साइक्लोन वहां पे खत्म भी हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा, बायोशील्ड कहा गया है। ठीक है, सुनामी और साइक्लोन के लिए ये क्या करता है, एज ब्लू कार्बन सिंक, ये यहां पे क्या करता है, कार्बन सिंक के लिए यहां पे जगह होती है, मतलब ये कार्बन को अब्सॉर्ब करता है। स्क्वेस्टर कार्बन अप टू द 4 टाइम फास्टर देन द मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब ये जो जगह है मैनग्रूव क्या करता है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हमारे, उनसे भी 4 गुना ज्यादा तेजी से कार्बन को अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए क्या है, ये और पेड़ों के कंपैरिजन में हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, दे प्रोवाइड क्रिटिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर किसके लिए, फिशेस के लिए। अभी मैंने बताया कि इसके आसपास क्या है, इकोसिस्टम क्यों बोला, क्योंकि फिशेस को भी सपोर्ट करता है, क्रैब्स को भी सपोर्ट करता है, श्रिम्प्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके आसपास, इसकी जड़ों के आसपास रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, फिल्टर सेडिमेंट्स एंड हैवी मेटल्स, दैट इज बायो रेमेडिएशन का भी काम करता है। किसका काम करता है, बायो रेमेडिएशन का भी काम करता है। थ्रेट्स देखिए, क्या क्या इसके थ्रेट्स हो सकते हैं, इसके लिए खतरा कौन कौन है। तो पहला CRZ वायलेशन, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उनकी अगर वायलेशन करते हो तो क्या होता है, वहां पे अगर घर वर बना लेते हैं हम, उनको पेड़ों को हटा देते हैं, जैसे अभी पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है ना, पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो पोर्ट डेवलप जो हो रहे हैं वो पेड़ों को काट के हो रहे हैं। अंडमान निकोबार में लगभग 1.82% जो फॉरेस्ट हैं वो काट दिए जाएंगे अभी, है ना, वो काट दिए जाएंगे। क्यों काट दिए जाएंगे, कि भाई क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आइलैंड का डेवलपमेंट करना है, तो वो काट दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर वगैरह के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, है ना, श्रिम्प्स कल्चर के लिए, यहां पे ये पेड़ काटे जाते हैं। एक स्कीम है, कौन सी, मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आपको याद रखना है, इस स्कीम को याद रखना है, दैट इज मिस्टी स्कीम। इस स्कीम का नाम क्या है, मिस्टी स्कीम है, और इस स्कीम को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कि ये स्कीम किसके लिए है भाई, मैनग्रूव के लिए है। ये स्कीम किसके लिए होती है, मैनग्रूव के लिए। ठीक है, मैनग्रूव को बढ़ाने के लिए। कंजर्वेशन with the local livelihood, focus on site specific species over monoculture. ग्रे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ग्रे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो combining mangrove with the traditional sea walls provide the more resilient and self sustaining coastal defense। आया बात, आई समझ। ग्रे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रे जोन है वहां पे अगर हम ग्रीन वॉल खड़ा कर देते हैं तो हमारे लिए ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब ये अगर हम वहां पे कोई एरिया है, ठीक है, एरिया है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया के ऊपर अगर हम वहां पे मैनग्रूव लगा देते हैं, मैनग्रूव अगर लगा देते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है। कैसे, बहुत सारी चीजों से, अभी हमने बताया। ठीक है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट सपोर्ट ब्लू कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क, अभी बता दिया हमने। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्या क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, कार्बन सिंक। अभी हमने बताया कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, खुद से जो इंडिया ने किया है, वो कितना रहेगा, हम एडिशनली 3 बिलियन टन जो है CO2 का एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर साइड
प्रोटेक्शन की बात करते हैं, मतलब वाटर शेड का प्रोटेक्शन होगा, किससे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। लाइवलीहुड बेस, मतलब आपका जो फॉरेस्ट से जो हमें सर्विस मिलती है, ठीक है, वो हमें मिलती रहेंगी। इसके अलावा डिजास्टर रिस्क, अभी जो साइक्लोन वगैरह है उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड में क्या होता है। चैलेंजेस में अगर मैं बात करूं, जैसे गुजरात अनइवन फॉरेस्ट कवर है, गिर, डांग एंड अरावली फुटहिल्स इकोसिस्टम अंडर द एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट, मतलब ये जो एरिया है, जैसे गिर फॉरेस्ट है, ढांग फॉरेस्ट है, अरावली फुट हिल्स है, अरावली के आसपास का जो फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, FRA 2006 इम्प्लीकेशन गैप्स की, जो FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया था 2006 का, उसमें कुछ क्या है, इंप्लीमेंटेशन के गैप हैं। कम्युनिटी लैंड राइट्स वर्सेस स्टेट फॉरेस्ट कंट्रोल, इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियरली डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका FC अमेंडमेंट, ठीक है, FC अमेंडमेंट 2023 जो आपका बॉर्डर इंफ्रा एग्जेम्प्ट राइज डिफोरेस्टेशन कंसर्न, जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, जिसको हमने वन संवर्धन बोला, तो यहां पे क्या कहा गया है, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके आसपास का 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो प्रोटेक्टेड नहीं है फॉरेस्ट से, और उसका हम क्या कर सकते हैं, जो 10 हेक्टेयर है वो यूज कर सकते हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके बॉर्डर के मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए, या फिर हमारे सिक्योरिटी को और इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इस एरिया को, ठीक है। मिस्टी विद साइट स्पेसिफिक स्पीसीज एंड इन्फोर्स CRZ जीरो डेवलपमेंट बफर की जो मिस्टी स्कीम है वो साइट स्पेसिफिक है। CRZ जोन जो है वो उसका बहुत सारी जगह तो आप देखोगे कि भाई उसका इग्नोर ही किया जाता है उसको, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसकी बात कर लेते हैं, GPSC की, GPSC मेंस 2024, evaluate the status of forest resource of India, its resultant impact on climate, कि भाई आपको यहां पे क्या पूछा है, इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, कि सबसे पहले तो आप यहां से शुरू करोगे, एक तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन होगी, दूसरा आप यहां पे जो डेटा डालना है वो कहां से डालोगे, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2023 वाली उसका डेटा डालोगे आप यहां पे, और जो डिग्रेडेशन है या फिर जो भी है, ठीक है, जो भी हुआ है उसके इंपैक्ट क्लाइमेट के ऊपर क्या आ रहे हैं वो चीज बताओगे, इंपैक्ट क्लाइमेट के ऊपर क्या आ रहे हैं वो चीज आप बताओगे। जैसे आप बोल सकते हो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, ये सब चीजें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो सारा इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं आपके, दैट इज आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की मैं बात करूं तो ये अभी हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, WLPA कब आया था हमारा, 1972 में आया था। सबसे पहला जो हमारा एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ के लिए यही आया था, ठीक है। इसको 2022 में अमेंड किया गया है, दिसंबर 2021 में इसको लोकसभा में पेश किया गया था, 2022 में ये आया था, ठीक है। इसमें 6 जो शेड्यूल थे, पहले हमारे 6 शेड्यूल थे, उनको घटा के कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया है। अब क्या किया है, पहला तो ये याद रखो कि जो 5वां शेड्यूल था, 5वें शेड्यूल को अभी बात करेंगे, 5वें शेड्यूल की, 5वें शेड्यूल को पूरा खत्म कर दिया गया, 5वें शेड्यूल को पूरा खत्म कर दिया गया। ओरिजिनल जो WLPA था उसके अंदर 6 शेड्यूल थे, ठीक है। द शेड्यूल 5 लिस्टेड वर्मिन्स, अभी बात करेंगे इसकी, एंड शेड्यूल 6 कवर्ड द स्पेसिफाइड प्लांट, की शेड्यूल 6 में तो हम किसको कवर कर रहे थे, कुछ प्लांट्स को कवर कर रहे थे, और शेड्यूल 5 में वर्मिन कैटेगरी को। अभी वर्मिन की मैं बात करूंगा, जस्ट एक बार शुरू कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या कहा गया है, इस शेड्यूल के अंदर कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, जो स्पीसीज
शेड्यूल 1 के अंदर डाल दी, उसको आप ये समझो कि टच भी नहीं कर सकते, हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है। नो हंटिंग और ट्रेड, ना तो उसका व्यापार किया जा सकता है, ठीक है, ट्रेड नहीं किया जा सकता, और ना ही इसकी हंटिंग की जा सकती है, आप इसको मार भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये इसके अंदर पुराने जो शेड्यूल्स हैं वो डाल दिए गए, अब्जॉर्ब फॉर्मर शेड्यूल्स 2 का पार्ट 2 और 3 और 4, तो 3 का भी कुछ पार्ट डाला है इसके अंदर, 2 और 3 का कुछ पार्ट डाल दिया। अब देखिए शेड्यूल 2 तो बनाया है, नया जो शेड्यूल 2 बनाया है उसकी बात कर लेते हैं हम। उसमें क्या है कि कंसोलिडेट लोअर प्रोटेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम फॉर्मर जो शेड्यूल वहां पे 3 और 4 है उससे डाला है, जो पहले मतलब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आ गई, जो आपका शेड्यूल 2 है उसमें थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन आ गई, और इसमें कौन से जीवों को डाला है, जो शेड्यूल 3 और 4 में थे, ठीक है। इसके अंदर पेनल्टीज जो है वो लेसर पेनल्टीज हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जो 3 में है। अब देखिए जो 3 वाला है, थर्ड शेड्यूल है, ये आपको याद रखना कंप्लीटली नया शेड्यूल है, कंप्लीटली नया शेड्यूल है। इसमें क्या डाला है, जो साइट्स है, साइट्स क्या करता है, स्पीसीज का स्टेटस बताता है ना, स्पीसीज का स्टेटस बताता है। तो साइट्स के अंदर जितने भी स्पीसीज लिस्ट हैं वो ही, उन्हीं को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया के अंदर अगर वो स्पीसीज है तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको इंपोर्ट भी करेंगे। अब शेड्यूल 4 आ गया, शेड्यूल 4 है तो इसमें क्या कहा गया, शेड्यूल 4 के अंदर कवर स्पेसिफाइड प्लांट इक्विवेलेंट टू द ओल्ड शेड्यूल 6, कि शेड्यूल 4 में क्या आया शेड्यूल 4 में, जो पुराने वाले जो प्लांट थे, है ना, जो पहले कहां थे, 6 शेड्यूल के अंदर थे, जो पहले 6 शेड्यूल के अंदर थे वही कहां डाल दिए गए, शेड्यूल 4 के अंदर डाल दिए। अब वर्मिन कैटेगरी अबॉलिश, जो वर्मिन था, वर्मिन कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट प्री में आ सकती है आपके, अगर यूपीएससी या फिर और कोई एग्जाम दे रहे हो तो प्री में आ सकती है, लेकिन यहां पे सेक्शन 2 जो है 62 उसको रिटेन किया गया है। उसको रिटेन किसने किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंपावर करता है कि कुछ जो स्पीसीज है उनको वर्मिन, एज ए वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कुछ स्पीसीज को एज ए वर्मिन। अब वर्मिन क्या होता है, देखिए जैसे बंदर है, ठीक है, बंदर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, उसका आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है, वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर इंसानों पर हमले कर रहा है। उस टाइम ये क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, बंदर की स्पीसीज को मान लो उसने वर्मिन घोषित कर दिया, तो क्या होगा कि अब आप उसका शिकार कर सकते हो कुछ टाइम तक, तब उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, थोड़ी सी कंट्रोल आ जाएगी, तो वो फिर से उसका शिकार पर रोक लगा देगी, है ना। जैसे सेम हरियाणा और गुजरात में भी जो आपके नील गाय जो होती है ना, नील गाय, सेम उसको भी वर्मिन कई बार वर्मिन कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको थोड़े टाइम बाद हटा देते हैं। वर्मिन में क्या होता है कि जब ये डिस्ट्रॉय करने लगती है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो उसको वर्मिन डिक्लेयर करते हैं, और जैसे ही उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल होती है तो वो फिर वर्मिन की लिस्ट से उसको बाहर कर देते हैं, है ना, दैट इज वर्मिन। साइट इंप्लीमेंटेशन एंड अदर चैलेंज। अब देखिए कि साइट्स की जो इंप्लीमेंटेशन है उसके साथ और कौन से चैलेंज है, मैनेजमेंट अथॉरिटी ग्रांट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट्स, एवरी ट्रेडर मस्ट रिपोर्ट ट्रांजिशन डिटेल्स टू इट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द स्पीसीज कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रिमूव्ड, कि भाई अगर आपने कोई साइट से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर स्पीसीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो उस पर एक पर्टिकुलरली मार्क रखा जाएगा और उस मार्क को आप हटा नहीं सकते। ये इलीगल चीजों को रोकने के लिए किया है। अगर किसी भी तरह की उसमें छेड़खानी करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग लाइसेंस है वो तो रद्द होगा ही होगा, आपको भी सजा हो सकती है। साफ साफ लिखा है इस लॉ के अंदर, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक अथॉरिटी। देखिए
एडवाइजेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन स्पीसीज सर्वाइवल, कि ट्रेड का जो इंपैक्ट है वो स्पीसीज के सर्वाइवल पर कैसे असर डालेगा, इस बात का भी यहां पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइव एनिमल पोजीशंस, द एवरी पर्सन पोजेसिंग लाइव स्पेसिमेंस ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल मस्ट ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इंसान लाइव एनिमल की पोजीशन लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और कहां से, मैनेजमेंट अथॉरिटी से, ठीक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी से, कि वो उस स्पीसीज को ले रहा है, इसके लिए लेना पड़ेगा उसको। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मतलब जो एलियन स्पीसीज कहां की जो बाहर की होती है, नेटिव नहीं होती किसी प्लेस की। इन्वेसिव मतलब जो बहुत तेजी से ग्रो करती है, और लोकल जो आपकी जो भी स्पीसीज हैं उनके लिए हार्मफुल होती है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बोल दिया। सेंटर एम्पावर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट किसको, इंपोर्ट, ट्रेड, पोजीशंस और प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज, मतलब आपका जो आपकी एलियन स्पीसीज है, ठीक है, उसका अब ना तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ना ट्रेड कर सकते हो, ना उसको रख सकते हो, ना ही उसको डेवलप कर सकते हो। दैट मे हार्म द वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट, अथॉराइज्ड ऑफिसर्स मे सीज एंड डिस्पोज ऑफ सच स्पीसीज, कि जो आपका वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, आपसे ये स्पीसीज ले सकता है और इस स्पीसीज को खत्म भी कर सकता है अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी, सेंचुरी मैनेजमेंट। द चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है मस्ट एक्ट एज द मैनेजमेंट प्लान अंडर द सेंट्रल गाइडलाइंस, ग्राम सभा कंसल्टेशन मैंडेटरी इन द शेड्यूल्ड एरिया फॉरेस्ट राइट एक्ट एरियाज, कि अगर आप कुछ करते भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये है ना, चाहे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले गांव वालों से सलाह लेनी पड़ेगी, पहले जो ट्राइबल पीपल है उससे भी सलाह लेनी पड़ेगी, अगर वो किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट या कुछ और करता है किसी स्पीसीज के साथ, तो ये सारी सलाह उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एम्पावर टू नोटिफाई कंजर्वेशन रिजर्व एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। अभी आपने देखा ना कि जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है ना, प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे मान लो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया हो गया। मान लो ओखला बर्ड सेंचुरी है, ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा के सेंटर में पड़ती है, तो नोएडा के सेंटर में पड़ने के कारण इसके आसपास 10 किलोमीटर का एरिया तो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी बाउंड्री को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, 1 किलोमीटर तक कर दिया, है ना। तो ये चीज है कंजर्वेशन रिजर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एम्पावर टू नोटिफाई कंजर्वेशन रिजर्व्स एडजेसेंट टू द नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज, कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंजर्वेशन रिजर्व्स बना सकती है किसके आसपास, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के आसपास, ठीक है। कैप्टिव एनिमल्स, द वॉलंटरी सरेंडर टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अलाउड, नो कंपनसेशन पेड और सरेंडर आइटम वेस्ट इन द स्टेट। मतलब क्या कह रहा है, अगर आप मान लो शेर पाल लिया आपने, कि कोई भेड़िया पाल लिया आपने, ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, अगर वो बड़ा है, अगर वाइल्ड लाइफ वालों को पता लग गया तो आपसे वो ले जाएंगे, और इसके लिए आपको कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट रखेगी इसको और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, की गेन्स और कंसर्न्स की बात कर लेते हैं हम। द साइट्स ट्रीटी ऑब्लिगेशंस नाउ कोडिफाइड इन डोमेस्टिक लॉ। अभी देखा हमने कौन सा शेड्यूल है, जो शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 क्या है, पूरा यही तो है, शेड्यूल 3 है जो हमारा नया आया है। अब क्या हो गया, शेड्यूल जो पहले 6 थे अब वो कितने हो गए, 4, एक नया आया है। कौन सा नया है, 4th नया है। 4th क्या कहता है वो बताइए, 4th नया है या मॉडिफाई करके आया है, उसी 6 को हटा के जो पहले 6 था,
6 को अब क्या बना दिया, 4 बना दिया है ना, जो स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज हैं वो। तो कौन सा नया है सर, कौन सा नया है, बिल्कुल तीसरा नया आया है, थर्ड नया है। थर्ड नया कहां से, साइट्स वाला, ठीक है। वर्मिन कैटेगरी फॉर्मली रिमूव्ड, जो पहले शेड्यूल 5 के अंदर आती थी, अब उसको इनफॉर्मल तरीके से रखा गया, मतलब जो 62 है, ठीक है, 62 जो उसका क्लॉज है उसको रखा गया है, जो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है वर्मिन बनाने की किसी स्पीसीज को। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज रेगुलेशन आ गया है कि भाई आप उसको नहीं रख सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। ग्राम सभा का रोल मैनेजमेंट में बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट राइट है उसको भी बढ़ाया है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंसर्न और क्रिटिसिज्म, अभी वही है, अभी हम बात कर रहे थे, सेक्शन जो 62 है वो रिटेन किया गया है, सेंटर पावर सेंटर के पास है, ठीक है। फिर फीवर शेड्यूल्स में रिड्यूस द पेनल्टी, ठीक है। जैसे हमने देखा जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में जो पेनल्टीज हैं वो लेस कर दी गई है। साइट शेड्यूल 3 गिव्स द लेसर डोमेस्टिक प्रोटेक्शन टू द ट्रेड स्पीसीज। जो साइट्स का जो शेड्यूल 3 है ना, शेड्यूल 3 है वो डोमेस्टिक जो स्पीसीज है उनको लेस प्रोटेक्शन देता है, तो ये कंसर्न है। इंक्रीज द फाइन मे नॉट डिटर वेल फंडेड विद द वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। कैप्टिव एनिमल्स सरेंडर विदाउट कंपनसेशन में डिस्करेज कंप्लायंस। जो कैप्टिव एनिमल्स हैं, ठीक है, जो किसी के घर पे जो पाले हैं या फिर किसी ने उनको बड़ा किया है, वो विदाउट कंपनसेशन अगर कोई ले जाता है तो वो लोगों को, वहां के जो फॉरेस्ट राइट हैं, जो फॉरेस्ट डेवलपर हैं, उनको थोड़ा सा डिस्करेज करती है ना, कि भाई उसको पालें पोसें और फिर वो ले जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उनको। डिस्कस, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द की चैलेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट है 2022 का, एंड एग्जामिन हाउ फार दे स्ट्रेंथन इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजीम। कि भाई एक तो आपको चैलेंज बताने हैं कि क्या क्या चैलेंज है मेनली, ठीक है, और उसके बाद ये इंडिया के आपको एग्जामिन करना है कि इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको किस तरीके से कितना स्ट्रेंथ दे पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट्स की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये एक्ट अभी देखा हमने कब आया था, 1980 में। अभी ऊपर हम बात कर रहे थे, इसी की थोड़ी सी हमने पहले में बात कर ली, दैट इज वन संरक्षण वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। ये देखिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, इसके नाम की हमने बात कर ली, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने पब्लिश किया है वन संरक्षण एवं संवर्धन। जो रूल है आपका 2023 का, नवंबर 2023 से ये ऑपरेशनलाइज हो गया है, ठीक है। अब देखिए की चेंजेस की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है 2023 के अंदर। तो लैंड स्कोप है वो थोड़ा सा कम किया है, नैरो किया है। द एक्ट नाउ अप्लाइज ओनली टू द लैंड डिक्लेयर्ड नोटिफाइड। कहां पे अप्लाई होगा 2023 वाला, दैट इज डिक्लेयर्ड नोटिफाइड एज द अंडर द इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट है 1927 का, और एनी अदर लॉ लैंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड आफ्टर द 25 अक्टूबर 1980। मतलब 1980 का जो एक्ट आया, 1980 के एक्ट के बाद या फिर 1927 के एक्ट में जब गवर्नमेंट ने किसी भी लैंड को यह बोल दिया कि ये लैंड क्या है, आपकी फॉरेस्ट लैंड है, तो उस लैंड के ऊपर आपका ये जो लॉ है ये लागू होगा।
लैंड चेंज फ्रॉम द फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट बिफोर 12 दिसंबर 1996 बाय द अथॉरिटी और स्टेट और यूटी अथॉरिटीज इज एक्सक्लूडेड। ये चीज याद रखना, कौन सी लैंड को यहां पे एक्सक्लूड किया गया है। इसका मैं एक बार क्या कर लेता हूं, इसका मैं एक बार आपको दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करके देता हूं। दिस वन, कौन सी लैंड एक्सक्लूडेड है, कौन सी लैंड एक्सक्लूड है कि जो गवर्नमेंट ने बाहर की है। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट जो लैंड थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन फॉरेस्ट में। और ये कब किया, 1996, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने नॉन फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया। अब वो जो पहले फॉरेस्ट थी वो फॉरेस्ट से बाहर की गई है, वो एक्सक्लूड है, वो यहां पे है नहीं, है ना, वो यहां पे मेंशन नहीं है। द बॉर्डर एरिया एग्जेम्प्ट, द बॉर्डर एरिया एग्जेम्प्ट, बॉर्डर एरिया को एग्जेम्प्ट किया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, कौन से बॉर्डर एरिया को एग्जेम्प्ट किया है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो 100 किलोमीटर का एरिया है, नेशनल जो बॉर्डर है हमारा उसके आसपास का 100 किलोमीटर का एरिया है, उसको एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है। क्यों एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि वहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस का एरिया बताया उसको, और इंटरनल जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। अदर जो एग्जेम्पशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, जो 10 हेक्टेयर मतलब फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना, कि बॉर्डर के आसपास अगर कोई या फिर और किसी जगह हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अप टू 5 हेक्टेयर फॉर द डिफेंस प्रोजेक्ट, पैरामिलिट्री कैंप वगैरह के लिए और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। लाइक जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं अप टू 0.10 हेक्टेयर अलोंग विद द रेल लाइंस, और पब्लिक रोड्स के आसपास भी लगभग 0.1 जो हेक्टेयर है उसको क्या किया है, उसको एग्जेम्प्ट किया है। तो 3 जगह एग्जेम्पशन मिली है, 10 हेक्टेयर की, 5 हेक्टेयर की और 0.1 हेक्टेयर की। 10 हेक्टेयर की कहां पे, फॉरेस्ट में ही मिली है, ठीक है, और किसके लिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, 5 हेक्टेयर डिफेंस पैरामिलिट्री कैंप वगैरह बनाने के लिए, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले मतलब लेफ्ट विंग जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें जो रेलवे लाइन है और रोड है, जो हाईवे हैं, उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपका 0.10 जो हेक्टेयर है वो सिक्योर किया गया। असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कि फॉरेस्ट लैंड असाइन कहां की गई है, प्रियल सेंट्रल अप्रूवल नाउ रिक्वायर्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ एनी एंटिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑन बॉडीज सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही असाइन करेगी। पहले किसी लैंड को स्टेट गवर्नमेंट भी कर देती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर किसी नॉन गवर्नमेंट बॉडी को, गवर्नमेंट बॉडी को क्या जाती है, अगर वो लैंड जाती है तो मतलब उसको कोई एक्वायर करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी। नाउ न्यू परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, जैसे जू एंड सफारी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट इज आपका इको टूरिज्म फैसिलिटीज और सिविकल्चर ऑपरेशन, रिकॉग्निसेंस, सिस्मिक सर्वे एंड एनी पर्पज स्पेसिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो न्यू परमिट मिले हैं कि वो आपका जैसे सफारी वगैरह है या फिर मान लो कोई सिस्मिक जोन वगैरह है, वहां पे कोई किसी तरह की गवर्नमेंट रिसर्च करना चाहती है तो उनके लिए परमिशन है वहां पे। मतलब किसी जगह जाके वो रिसर्च वगैरह या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपना कुछ करना चाहती है तो वो कर सकती है। डायरेक्शंस पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मे इश्यू द डायरेक्शन टू एनी अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल स्टेट और यूटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी डायरेक्शन किसी को भी दे सकती है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो इंक्रीम डायरेक्शंस हैं वो क्या है 2023 के लिए, नो रिडक्शन
ऑफ फॉरेस्ट लैंड अनलेस इक्वल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन लैंड इज प्रोवाइडेड। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली है कि कोई भी आप लैंड नहीं दे सकते, किसको नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते फॉरेस्ट लैंड एक्ट, जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप उतनी ही लैंड एफोरेस्टेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करोगे। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि जब हम बात कर रहे थे कि निकोबार डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो निकोबार डेवलपमेंट में जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट 1.82% जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उसके लिए हरियाणा में आपका फॉरेस्ट क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। कंपनसेटरी जो एफोरेस्टेशन है वो कहाँ किया जा रहा है, आपका लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, या 94 हेक्टेयर है, देख लेना वो एक बार, कि उतने एरिया में क्या है आपका डेवलप किया जाएगा, जो फॉरेस्ट है वो लगाया जाएगा। इक्वल कंपनसेटरी लैंड रिक्वायर फॉर लीनियर प्रोजेक्ट डाइवर्जन, ठीक है, उतनी ही लैंड चाहिए। न्यू जूज एंड सफारीज ऑन द फॉरेस्ट लैंड नीड्स प्रियर एससी परमिशन, कि जो न्यू अगर कोई जू बनता है और सफारी वहां पे चलाई जाती है, तो वहां पे क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट की वहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेट और यूटी की अगर मैं बात करता हूं, स्टेट यूटी टू फॉर्म एक्सपर्ट कमिटी टू रिकॉर्ड ऑल द फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग द डीम्ड फॉरेस्ट, की जो स्टेट और यूटी हैं, ठीक है, उसको क्या बनानी पड़ेगी, एक्सपर्ट कमिटी बनानी पड़ेगी जो लैंड है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। एक फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसको नाम आपको याद रखना है, ये नाम रट लो, जब भी फॉरेस्ट का जिक्र आए तो वहां पे ये जरूर लिखना, टीएन गोदावरम। जो टीएन गोदावरम जो आपका केस था, दैट इज डिक्शनरी मीनिंग दिया था इसने, किसके लिए, डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट कंटिन्यू टू द गवर्न डीम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। टीएन गोदावरम का नाम आप लिख लो भाई साहब, जहां पे भी आए, कुछ याद नहीं आ रहा, टीएन गोदावरम लिख देना, वहां एक नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। की क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, एक्सक्लूडिंग प्री 1996 का जो नॉन फॉरेस्ट यूज लैंड है उसको यहां पे एक्सक्लूड किया गया है। लैंड में कॉन्ट्राडिक्ट द 1996 की जो जजमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। बॉर्डर एरिया ब्लैंकेट एग्जेम्प्ट रिस्क नॉर्थ ईस्ट एंड जो आपका फॉरेस्ट एरिया कवर है उसमें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भाई हर जगह बॉर्डर के आसपास अगर तुम 100 किलोमीटर का एरिया डिक्लेयर कर रहे हो, है ना, नॉन फॉरेस्ट में, तो वहां एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और वहां पे अगर काट दोगे तो कैसे काम चलेगा। जूज एंड इको टूरिज्म एंड द सर्वेज एग्जेम्प्ट में ओपन द फॉरेस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, कि जो जूज वगैरह या इको टूरिज्म वगैरह है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया तो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डीम्ड फॉरेस्ट में भी आर्बिट्रेरली एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रोटेक्शन, की जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं वो भी जानबूझ के उसको हटाया जा सकता है। रूल्स 2023 अलाउड द स्टेट टू रेगुलराइज इंक्रोचमेंट अंडरमाइनिंग द एफसीए, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो स्प्रिट है वो इसको हटा सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की बात करें, ये फॉरेस्ट सर्वे का डेटा है आपका। इंडिया टोटल फॉरेस्ट कवर रोज कितना, 38,251 किलोमीटर। देखो कैनोपी कम हुई है, जो आपकी है डेंस फॉरेस्ट है वो कम हुए हैं, डिक्लाइन हुआ है। 10,140 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हो गया, आपका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, यहां पे देखो जो एफसीसीए है 2023 अलाउ कर रहा है इको टूरिज्म को और सीविकल्चर को इनसाइड फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट के अंदर आप इको टूरिज्म बढ़ावा दे सकते हैं, इको टूरिज्म को, और सीविकल्चर भी कर सकते हैं। अगर यहां पे बात करें कि विद पोटेंशियल रिलेवेंस किसके साथ, गुजरात में जो अरावली है, ठीक है, अरावली फुट हिल्स में आप वहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ जो गिर फॉरेस्ट हैं वहां पे भी आपका जो
डांग्स जो फॉरेस्ट जोन है वहां पे भी, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड के साथ। ये जो इको टूरिज्म और सीबी कल्चर है उसको स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड के साथ ही अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, मॉडल जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन जो आपका मेंस के लिए लिखना है, दैट इज द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 सीक्स टू बैलेंस डेवलपमेंट विद द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स प्रोविजंस एंड द कंसर्न राइज ओवर द एग्जेम्प्टेड लैंड, कि जो इसके क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। ठीक है, पहला तो आप लिख दोगे, सिंपल सी बात है कि बैलेंस डेवलपमेंट विद द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये तो आप लिख दोगे। यहां पे आप आके फंस जाते हो, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स प्रोविजंस, किसके, 2023 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रोविजंस लिखने हैं, एंड द कंसर्न राइज्ड ओवर द एग्जेम्प्टेड लैंड, की जो एग्जेम्प्टेड लैंड है, जहां जहां पे एग्जेम्पशन मिला है, उस लैंड्स को लेके क्या कंसर्न हो सकते हैं। एग्जेम्प, जैसे हमने बात की नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो एग्जेम्पशन है, जो बॉर्डर एरिया है उसके पास एग्जेम्पशन है, उसको लेके क्या कंसर्न हो सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं दैट इज मियावाकी टेक्निक। जो मियावाकी टेक्निक है किसके लिए, अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अभी आपने देखा था जो आपका हरिद्वार का, सॉरी आपका ये जो यूपी में जो अभी महाकुंभ हुआ था, है ना, महाकुंभ के टाइम पे इस टेक्निक का यूज किया गया था, तो इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।